नमस्कार दोस्तों, आज हम कृष्णा सोपती जी के मशहूर उपन्यास दिलो दानिश पर चर्चा करेंगे। आजादी के बाद लिखा गया ये मशहूर उपन्यास दिलो दानिश कृष्णा सोपती जी का एकदम ही अलग फ्लेवर में लिखा गया उपन्यास है। इसमें दिल्ली की एक बड़ी हवेली में रहने वाले परिवार के माध्यम से उस समय की जीवन शैली तथा सामाजिक व्यवस्था का जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी एक सामंती हवेली तथा रईस सामाजिक व्यवस्था से संबंध रखती है। इस उपन्यास का कथानक एक सामंती पारिवारिक व्यवस्था तथा रईस सामाजिक व्यवस्था से संबंध रखता है। आजादी के बाद लिखे गए इस उपन्यास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती हैं। जैसे कि उस समय में संपन्न परिवार के पुरुष अपनी ब्याहता पत्नी के अतिरिक्त भी अन्य स्त्रियों से संबंध रखते थे, जिन्हें बुरा नहीं समझा जाता था। इसके अलावा भी और ऐसी बहुत सी बातें थीं जिनको सामाजिक मान्यता भले ही मिली हुई थी, लेकिन परिवार के अंदर वह अच्छी नहीं मानी जाती थी। लोग मुंह पर तो कुछ भले ही ना बोलते हों, लेकिन कानाफूसी अवश्य करते थे। अब इस कहानी के प्रमुख पात्र वकील कृपा नारायण को ही ले लीजिए, जो कि पेशे से वकील हैं। एक ब्याहता पत्नी कुटुंब प्यारी के होते हुए भी उनके संबंध घर से इतर एक अन्य औरत महक बानो से भी हैं। कुटुंब प्यारी सब कुछ जानते हुए भी पूरा विरोध करके भी कुछ नहीं कर पाती। हालांकि घर में उसके मान सम्मान व धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन दूसरी औरत का जो कांटा उसके हियरा में चुभा है, उसकी पीड़ा तो सिर्फ वही जान सकती है। दूसरी ओर वकील साहब कृपा नारायण अपने आप को इस पुरुष प्रधान समाज में धुला धुलाया मानते हैं। उनका मानना है कि घर की जिम्मेदारी निभाते हुए अगर मर्द अपना बोझ हल्का करने के लिए बाहर चला भी जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। इस कहानी में प्यार, मोहब्बत, ईर्ष्या, सामाजिकता, नैतिकता आदि बिंदुओं को दिखाया गया है। छोटी बड़ी अनेक घटनाओं को समेटे ये कहानी बड़े ही रोचक ढंग से आगे बढ़ती है। वकील साहब के बड़े बेटे रज्जो की सालगिरह के मौके पर लेखिका ने जो गीत योजना बनाई है वह बेहद सटीक है। इस बहाने से पूरे कुनबे को इकट्ठा भी कर लिया गया तथा बच्चों व बड़ों द्वारा नज्मों, गजलों, गीतों व शायरी का जो प्रस्तुतिकरण किया गया वह भी शानदार रहा। इस उपन्यास के संवाद जानदार हैं, सीधे दिल को छू लेने वाले, दिल में उतर जाने वाले, कहीं फूलों की तरह दिल को थपकने वाले तो कहीं शूल की तरह दिल को चीरने वाले। अद्भुत, अविस्मरणीय। इस कहानी के सभी प्रमुख पात्र अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं, सिहरते रहते हैं। विचारों की भट्टी सुलगती रहती है। जैसे कि वकील साहब की पत्नी कुटुंब प्यारी अपनी सौत महक बानो को लेकर अंदर ही अंदर उबलती रहती है, और जब उसके अंदर का लावा बाहर निकलता है तो वो उस लावे से अपने पराये सभी को जला देना चाहती है। वकील साहब के अंदर भी विचारों का अंतर्द्वंद चलता रहता है, लेकिन वह धैर्य के साथ अपनी चाल चलते रहते हैं। अंतर्द्वंद देखना ही है तो कुटुंब प्यारी व महक बानो के साथ साथ बच्चों में भी देखा जा सकता है। यह उपन्यास चूंकि आजादी के बाद लिखा गया, इसमें कथानक के माध्यम से उस समय की राष्ट्रीय चेतना को दर्शाया गया है। जैसे कि कृपा नारायण कहते हैं, पेशे से वकील होकर भी कानून में कोई बदलाव नहीं ला सकते। कुटुंब प्यारी सांस्कृतिक चेतना का रूप कही जा सकती है, जो एक पतिव्रता पत्नी अवश्य है, लेकिन पति के अवैध संबंधों की धुर विरोधी भी है। यही सांस्कृतिक चेतना आज पूर्ण रूप से देखी जा सकती है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी कमी है इसकी भाषा शैली, जो कि हिंदी पाठक वर्ग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें उर्दू के कलिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए इस उपन्यास के शीर्षक को ही लीजिए, दिलो दानिश। अब आम हिंदी जानने और पढ़ने वाला व्यक्ति दिल का अर्थ तो समझ पाएगा, लेकिन दानिश का अर्थ नहीं मालूम। ऐसे में जब शीर्षक का अर्थ ही पता नहीं होगा तो व्यक्ति उपन्यास की ओर कैसे आकर्षित होगा। यदि यह उपन्यास हिंदुस्तानी भाषा में लिखा होता तो भाषा अधिक प्रवाहमयी होती।
निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि ये उपन्यास आजादी के बाद लिखा गया है, जिसमें सोतिया डाह के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता को भी दिखाने का प्रयास किया गया। अंत में इस कहानी के प्रमुख पात्र कृपा नारायण कहते हैं कि जवानी में इंसान बिना सोचे समझे बहुत से काम कर लेता है जो उसे नहीं करने चाहिए, जिसका परिणाम समय बीतने के बाद उसे भुगतना पड़ता है। दो औरतों के बीच फंसे वकील साहब अपनी व्यथा का अंत इन्हीं शब्दों से करते हैं। यही इसका निष्कर्ष है।